ओके, देर इज चेंज इन वन पार्टिकल मोमेंटम। हाँ, दूसरे पार्टिकल के मोमेंटम में भी चेंज है, क्योंकि ये इंट्रैक्शन कर रहा है। और यहाँ पर अगर तुम गौर करो तो क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं ना, F1 F2, तो लग रहा है तो उसके मोमेंटम में तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से चेंज होना ही चाहिए। इंडिविजुअल मोमेंटम, यस सर। इंडिविजुअल मोमेंटम में तो चेंज होना भी चाहिए, ये सेटिस्फाई भी करता है ना। ये हम लोगों का, यस सर। हाँ, ये मोमेंटम प्रिंसिपल को मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई भी करता है। देखो तो बोर्ड दिख रहा है आयुष ठीक से? यस सर दिख रहा। बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है? असल में क्या होता है ना कि जब हम स्कूल में क्लास लेते हैं तो आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड whom you know this conservation of momentum principle जो last day we were talking, very important, and today we are also going to discuss application of momentum. Is it quite visible, Ayush? यस सर। Okay, so today we are going to study more about momentum conservation, that is application of law of conservation of momentum. देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसमें हम लोगों को दो तीन तरह से समझना चाहिए बात। एक तो स्टेटमेंट समझे अच्छे से, उसका प्रूफ समझे अच्छे से। तीसरा उसका एप्लीकेशन समझे। एप्लीकेशन मतलब जैसे कैन वी एक्सप्लेन द रिक्वायल ऑफ गन, रिक्वायलिंग ऑफ गन on the basis of law of conservation of momentum? Yes, we can explain. Can we explain the motion of rocket on the basis of law of conservation of momentum? Yes, we can explain. Okay, तो जहाँ जहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने घटना को एक्सप्लेन किया, उन सब को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो इस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है, इसमें स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, इसका एप्लीकेशन और इसका न्यूमेरिकल्स, इस स्टेप्स को हम लोग को समझना पड़ेगा, इतना हम लोग को जानना पड़ेगा। तो नाउ इट इज़ टाइम टू स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका यूज़ या उसका हेल्प लेकर के एक्सप्लेन करना। फिज़िक्स में घटनाओं को एक्सप्लेन करने का, है ना, अलग अलग तरीका हो सकता है, और हो सकता है कि एक ही घटना दो प्रिंसिपल के आधार पर एक्सप्लेन हो जाए, है ना, दो नियम के आधार पर एक्सप्लेन हो जाए। जैसे अभी हम लोग एक घटना देखते हैं, तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुमने कभी डमी राइफल भी चलाया, बिकॉज इन आई वॉज इन NCC एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन फायरिंग राइफल, है ना, इट वॉज एक्चुअली नेचुरल राइफल, बट डमी राइफल लाइक एयर गन्स, एयर मेला उला में कभी कभी बैलून वगैरह फोड़ने के लिए तुमने चलाया है? तुम लोग चलाए हो? तुम लोग में से कोई? हाँ, सार्थक चलाया है? एयर गन वगैरह चलाए हो तुम लोग?
नो सर। अच्छा ठीक है। सर डिज्नीलैंड में लगाता हाँ, गन देखे हैं चलाते हुए। तो उसमें अगर तुम लोगों ने कोई चलाया होगा तो देखा होगा कि जब गोली छूटता है तो वो पीछे हल्का धक्का मारता है, हल्का। यस सर। लेकिन अगर वही ओरिजिनल राइफल होगा तो उसमें ज़्यादा धक्का लगता है। पिस्टल में तो तुम यस सर, ऑरिजिनल वाला में से ज्यादा लगा था। ज़्यादा लगता है। उसको कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। धक्का मतलब पीछे लगता है, समझ रहे, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो ये रिकॉइलिंग ऑफ गन हम लोग गन जो पीछे धक्का लगा, दो आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो, एंड वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। दो आधार पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर कैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को निकालेंगे। देखो यहाँ पर गन एंड बुलेट सिस्टम पर गौर करते हैं, ठीक है। देखो ये गन है और मान लो इसका मास कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मास ऑफ गन एंड ए बुलेट विच इज इनसाइड द गन, ठीक है। गन के अंदर है, मान लो बुलेट, उसका मास स्मॉल एम, ठीक है। फायरिंग के पहले, है ना, फायरिंग के पहले दोनों रेस्ट में होगा, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी जीरो, इसका वेलोसिटी भी जीरो। तो अगर दोनों का वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम ऑफ गन भी ज़ीरो, मोमेंटम ऑफ बुलेट भी ज़ीरो। दैट मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम इज ज़ीरो। टोटल मोमेंटम ऑफ gun and bullet system before firing is equal to zero। बिफोर फायरिंग क्या हो गया, ज़ीरो। लेकिन क्या आफ्टर फायरिंग भी ज़ीरो होगा, क्या लगता नो सर। है? क्या लगता है कि आफ्टर फायरिंग भी ज़ीरो होगा टोटल मोमेंटम? नो सर। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बुलेट का तो कुछ ना कुछ मोमेंटम गेन करेगा, ठीक। बुलेट तो कुछ ना कुछ मोमेंटम करेगा। बुलेट किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। फायरिंग के बाद, ये बिफोर फायरिंग, ठीक है। आफ्टर फायरिंग बुलेट विल गेट सम स्पीड, मे बी स्मॉल भी,
अब अगर ये स्पीड ऑफ बुलेट इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में बुलेट मोमेंटम गेन किया फायरिंग के बाद, तो फायरिंग के बाद मोमेंटम गेन किया. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. Yes, sir. If this direction you are taking positive, that means this bullet has got or experienced or gained a positive momentum. Okay. Now if we are talking about system, अब सिस्टम का बात करते हैं. सिस्टम में दो ही चीज़ है, बुलेट है और गन है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि देखिए ये जो सिस्टम है गन एंड बुलेट का है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा तभी घटना घटेगी. कैसे फॉलो करेगा? तो फॉलो ऐसे करेगा कि अगर बुलेट ने पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया है तो नेगेटिव मोमेंटम गन गेन करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, Yes, sir. जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके जीरो हो जाएगा. तब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग भी ज़ीरो होगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग ज़ीरो है. और जीरो होने के लिए अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया है बुलेट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव मोमेंटम गेन करेगा गन नेगेटिव डायरेक्शन में, जिस कारण से नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके ज़ीरो हो जाएगा. तभी टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट सिस्टम आफ्टर फायरिंग विल बी ऑल्सो ज़ीरो, बिकॉज बिफोर फायरिंग इट इज़ ज़ीरो. Is it clear? So, if momentum in one direction is positive, because vector quantity, in one direction positive, then in backward direction it will be negative. So this negative momentum makes that positive momentum zero, and law of conservation of momentum is followed. For that, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करने के लिए गन का पीछे आना जरूरी है, रिक्वायर करना जरूरी है. हेंस गन रिक्वायर्स. Why gun requires? To observe law of conservation of momentum, to follow principle of conservation of momentum. So gun requires. बुलेट को तो आगे जाना है, तो बुलेट ने पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया, गन पीछे नहीं जाएगा तो नेगेटिव मोमेंटम कैसे होगा? और अगर नेगेटिव मोमेंटम नहीं होगा तो टोटल मोमेंटम जीरो कैसे होगा सिस्टम का? और अगर जीरो नहीं होगा तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं फॉलो होगा. और अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो नहीं होगा तो घटना घटेगी ही नहीं. ये नेचर के प्रिंसिपल हैं. So this is the point. Okay, that to follow, to observe, okay, to observe law of conservation of momentum, okay, to observe law of conservation of momentum, गन विल रिक्वायर गन पीछे की ओर जाए. देखो कितना टेक्निकल, कितना लॉजिकल है. ऑल दिस आर क्वाइट लॉजिकल. सब कम स्टेप बाय स्टेप है ना. हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े, उसको प्रूव भी किए. लेकिन प्रूव करने के लिए हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ किया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ किया, क्योंकि सेकेंड लॉ भी वैलिड है न्यूटन्स लॉ.
न्यूटन थर्ड लॉ भी वैलिड है, और उन दोनों के आधार पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव किया, तो ये भी वैलिड है। अब ये अगर वैलिड है तो इस आधार पर है ना घटनाओं को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और घटनाओं को एक्सप्लेन अगर किया जा रहा है ना, तो कैसे किया जा रहा है, किया ऐसे जा रहा है कि गन के रिकॉइलिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, नाउ लेट अस फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अगर गन रिकॉइल किया है तो इसका कुछ वेलोसिटी v है, तो कितना होगा? चलो हम लोग निकालते। टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम बिफोर फायरिंग इज 0 बिकॉज दोनों रेस्ट में है, लेकिन आफ्टर फायरिंग क्या होगा टोटल मोमेंटम? आफ्टर फायरिंग क्या होगा? देखो आफ्टर फायरिंग क्या होगा भाई, आफ्टर फायरिंग बुलेट ने एक्वायर किया स्मॉल v, तो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मोमेंटम निकल जाएगा, और गन ने एक्वायर किया कैपिटल v, तो इसके मास से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो गन का मोमेंटम निकल जाएगा। यही तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग हो गया गन एंड बुलेट सिस्टम का। तो गन एंड बुलेट सिस्टम का मोमेंटम स्मॉल एम बी प्लस कैपिटल एम बी हो गया आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग इट इज 0, बिफोर फायरिंग इट इज 0, लेकिन ये दोनों तो बराबर होना चाहिए। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग दिस, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? बोलो। Law of conservation of अकॉर्डिंग टू, momentum. Law of conservation of momentum. वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग total momentum must be equal to after firing. If that is true, because that has to be true, no option is there. So according to law of conservation of momentum, ये दोनों को बराबर कर देते हैं। Now you can see all of you that capital B is equal to minus small m by capital M into small, ठीक है। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है इसका स्मॉल v का, तो इस डायरेक्शन के उल्टा माइनस बस इतना ही बता रहा है, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये उल्टा डायरेक्शन। हियर दिस कैपिटल V required velocity of gun. Okay, capital B is called recoil velocity of gun. इसको हम लोग recoil velocity, तो इसको निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है ना। ए गन ऑफ मास है ना 2 kg fires a bullet of mass 100 gram. Bullet has got speed है ना maybe 150 meter per second or 150 km per hour. Then find the recoil velocity of gun. इस ढंग के क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है इस फॉर्मूला पे बन सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट है ना
आप दिस फॉर्मूला डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. So recoil velocity of gun, very important point. This is one of the application of है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. ठीक है, अब देखो जेट प्लेन के मोशन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार. आखिर क्यों जेट आगे की ओर स्पीड एक्वायर करता है? क्योंकि आगे की ओर मोमेंटम एक्वायर क्यों करता है? क्योंकि पीछे की ओर वो जो है स्मोक इजेक्शन जो कंबशन फ्यूल है ना, ऑल दिस स्मोक एंड फ्यूल गेन्स मोमेंटम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो सिस्टम के अंदर का फ्यूल पार्ट जल करके पीछे की ओर मोमेंटम गेन कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो आगे की ओर इक्वल मोमेंटम चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन. हाँ सर जैसे कि सर आप अभी बोले कि सर इसका मतलब कि सर जो फ्यूल जो बर्न हुआ उसका बैकवर्ड मोमेंटम हम लोग का रॉकेट के मोमेंटम के बराबर हो जाता है. पॉर्डर फिर से बोलो. हाँ सर रॉकेट का जो फ्यूल होता है हाँ सर वो जब जलता है तो सर उसका बैकवर्ड मोमेंटम हम लोग के रॉकेट के मोमेंटम के बराबर हो जाता है. फॉरवर्ड मोमेंटम के बराबर. लेकिन वो तो जलता Yes, रहता है sir. बराबर, वो तो जल के निकलता चल जाता है ना. अब Yes. हाँ, उसका मास भी तो सिस्टम का घट रहा है. मैंने देखो रॉकेट स्पेसशिप है, मान लो रॉकेट के अंदर स्पेसशिप है, ये सैटेलाइट है. तो ओवरऑल मास फ्यूल जब जल के निकल रहा है तो सिस्टम का मास भी घट रहा है और बराबर घट रहा है. ये जो है ना जल के निकल रहा है रॉकेट में, जेट प्लेन में बराबर घट रहा है फ्यूल. हाँ जेट प्लेन सबका बहुत ज़्यादा फ्यूल उसमें भरा जाता है और वो फ्यूल जलता रहता है निकलता रहता है, तो सिस्टम का मास भी कम रहा है. तो एक्वायर किया मोमेंटम, तो उसी से उसका स्पीड इतना ज़्यादा हो जाता है ना. है कि नहीं? गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में हम लोग को आ रहा है ना? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट. एंड इसके एप्लीकेशंस को हम लोग जितने अच्छे से समझें उतना ही हम लोग के लिए बेनिफिशियल है. एवरीडे लाइफ में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है. मान लो कोई नाव से निकल रहा है, ठीक है, नाव पर से उतर रहा है, ठीक है, तो वो नाव पीछे क्यों भागेगा? Law of conservation of momentum. क्योंकि आगे की ओर जो है सिस्टम का एक पार्टिकल आगे की ओर भागा है, तो बाकी बचा सिस्टम का पार्टिकल नाव जरूर पीछे की ओर भागेगा, तभी टोटल मोमेंटम जो है फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड. एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा तो दूसरा नेगेटिव मोमेंटम होगा. तो मान लो कि जब नाव पर बैठा व्यक्ति जब तक बैठा हुआ है तब तक तो उसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ज़ीरो है. लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? जैसे ही व्यक्ति निकला आगे तो फॉरवर्ड मोमेंटम गेन किया सिस्टम, तो इक्वली बैकवर्ड मोमेंटम गेन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट. इसलिए नाव पीछे भागता है. समझे?